हे गाइस, वेलकम टू दी अर्थ। और मेरा नाम है वरुण। आज मैं आपको इस वीडियो में रीजनल प्लानिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। चलो शुरू करते हैं। तो हम पहले डेफिनेशन की बात करते हैं कि रीजन होता क्या है। रीजन, इट इज़ एन एरिया विद अ होमोजीनियस जियोग्राफिकल करेक्टर एट अ पर्टिकुलर टाइम। यानी कि एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे एक जो ज्योग्राफिकल करेक्टर है उसकी होमोजेनिटी पाई जाती है, चाहे वो क्लाइमेट में हो, चाहे वो टोपोग्राफी में हो या टेम्परेचर में हो। तो जो भी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल करेक्टर के आधार पे हम एरिया को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। और ये ज्योग्राफिकल करेक्टर नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। जैसे नेचुरल ज्योग्राफिकल करेक्टर की बात करें तो क्लाइमेट, जैसे कि मॉनसून रीजन है या मेडिटेरियन रीजन है या चाइना टाइप क्लाइमेट है या सवाना रीजन है या टुंड्रा रीजन है। कई तरह के क्लाइमेट के बेसिस पे हमने रीजन को डिवाइड किया है। सेकंड फैक्टर की बात करें टोपोग्राफी। टोपोग्राफी के बेस पे हमने डिवाइड की, जैसे इंडिया को हिमालयन रीजन में, डेक्कन रीजन में, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन रीजन में। इसी प्रकार हमने टेम्परेचर के आधार पे भी अलग अलग रीजन डिवाइड किए हैं, जैसे ट्रॉपिकल कंट्रीज़, टेम्परेट रीजन, टेगा, टुंड्रा रीजन, डेजर्ट रीजन एक्सेट्रा। और इसी प्रकार हमने वेजिटेशन के बेस पे भी अलग अलग रीजन को डिवाइड कर रखा है, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, तो आई होप आपको रीजन का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद बात करते हैं आर्टिफिशियल ज्योग्राफिकल करेक्टर्स की, जिनके बेसिस पर रीजन को अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया गया है। जैसे कल्चरल रीजन, इसके अंदर हम कल्चर के आधार पे हमने रीजन को डिवाइड किया है। जैसे इंडियन कल्चरल रीजन हो गया, अरब रीजन हो गया, वेस्टर्न कल्चर रीजन हो गया। अगर आप देखोगे तो इनके कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। इंडिया की कल्चर अलग है और अरब का कल्चर अलग है। उसी प्रकार वेस्टर्न कल्चर भी बिल्कुल डिफरेंट है। फिर लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में हमने हिंदी रीजन, तमिल रीजन, इंग्लिश रीजन, तेलुगु रीजन और बंगाली रीजन में, इसके अलावा भी हमने कई तरह के रीजन में डिवाइड कर रखा है। और हम बात करते हैं फंक्शन रीजन की। फंक्शन रीजन में हम किसी भी फंक्शन के आधार पर रीजन को डिवाइड करते हैं या उसे कैटेगराइज करते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग रीजन, जहाँ पे केवल मैन्युफैक्चरिंग ही होती है, या एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, जहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल किया जाता है, जैसे कोई पार्लियामेंट हो गया, कोई विधानसभा हो गई। फिर बात करते हैं प्लानिंग रीजन की। प्लानिंग रीजन वो रीजन होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट की प्लानिंग पॉलिसी के बेस पर रीजन को डिवाइड किया जाता है। जैसे बीमारू रीजन, जो बीमारू रीजन है इसके अंदर हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया। ठीक है, इस टाइप से जो रीज़न है हमारे ये सब आते हैं। और फ्लड प्रोन रीजन हो गए, जहाँ पे बाढ़ ज़्यादा आती रहती है। लैंडस्लाइड प्रोन रीजन है, जो कि हमें माउंटेनस रीजन में देखने को मिलते हैं। ये अर्थक्वेक प्रोन रीजन है, या डेवलप रीजन या लिस्ट डेवलप रीजन, ये सब प्लानिंग रीजन में इंक्लूड किए जाते हैं। उसके अलावा बात करें फार्म प्रैक्टिस की, तो फार्म प्रैक्टिस में हम फार्मिंग के बेसिस पे रीजन को डिवाइड करते हैं। जैसे इंटेंसिव फार्मिंग रीजन, जहाँ पे एक छोटे से एरिया में ज़्यादा फसल उगाई जाती है, गहन कृषि की जाती है। और एक्सटेंसिव फार्मिंग रीजन, जो कि हमें अमेरिका में ज़्यादातर देखने को मिलती है। इसके अलावा डेयरी फार्मिंग रीजन है, कमर्शियल क्रॉपिंग रीजन है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, जो आज भी असम, मणिपुर जैसे कई कई जगहों पे की जाती है। फिर हम बात करें पॉलिटिकल बेस पे, पॉलिटिकल बेस पे हम कंट्री में रीजन को डिवाइड करते हैं। जैसे इंडिया है, चाइना है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है एक्सेट्रा। तो इन सभी आधारों पे आपने नेचुरल और आर्टिफिशियल फैक्टर देखे, जिनके बेसिस पे हमने अलग अलग रीजन को कैटेगराइज कर रखा है। और आपको उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि रीज़न होता क्या है। रीज़न बेसिकली एक एरिया होता है जिसके अंदर जो भी ज्योग्राफिकल करेक्टर के आधार पर हमने उसे कैटेगराइज किया है, उसमें वो होमोजेनिटी पाई जाती है। अगर हम क्लाइमेट के बेसिस पे कर रहे हैं, मान लो मानसून रीजन है, तो हर जगह वहाँ पे मानसून क्लाइमेट ही पाया जाएगा उस रीजन के अंदर। अगर वो एक लैंग्वेज के बेस पे रीजन बटा हुआ है, तो वहाँ पे सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोगों की मेजोरिटी हमें मिलेगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सब मेन फीचर्स ऑफ अ रीजन। तो रीजन एक एरिया होता है वेयर एग्जिस्ट मेनी करेक्टर्स, बट द लीडिंग करेक्टर विल बी द फोकस करेक्टर ऑफ द रीजन। यानी कि यहाँ पे कई तरह के हमें करेक्टर्स देखने को मिलते हैं, चाहे क्लाइमेट हो, चाहे टेम्परेचर हो, या लैंग्वेज हो, या पॉलिटिकल हो, बट उनमें से एक लीडिंग फैक्टर होगा जिसके बेसिस पर उस रीजन को कैटेगराइज किया होगा।
For example, in the monsoon region, many kind of weather phenomena are found, but the main geographical character of the region is a monsoon. यानी कि मानसून रीजन में हमें कई प्रकार के मौसम देखने को मिलते हैं, कई प्रकार के वेदर फिनोमिना देखने को मिलते हैं। पर अगर हम उसके मेन जियोग्राफिकल करेक्टर की बात करें तो मानसून विंड वहाँ पे प्रीवेल करती हैं, जिसके बेसिस पे हम उसे मानसून क्लाइमेट में बांटते हैं या मानसून रीजन में बांटते हैं, जो कि हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट है वो भी मानसून है। इट में है वेल डिफाइंड बाउंड्रीज और ट्रांजिशनल बाउंड्रीज। यानी कि जो कोई रीजन होता है उसमें या तो वेल डिफाइंड बाउंड्रीज होती है, क्लियर कट बाउंड्रीज होती है, या ट्रांजिशनल होती हैंगी। बट अगर हम रियलिटी में बात करें तो क्लियर बाउंड्रीज रीजन की कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। मान लो क्लाइमेटिक रीजन है, हमने ज्योग्राफिकल करेक्टर के आधार पर बांट रखा है जैसे क्लाइमेट पे, तो ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट एक रीजन का है तो दूसरे रीजन का बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा। मतलब उसके बीच में एक बाउंड्री हो जाएगी कि वहाँ तक मानसून है तो उसके बाद फिर टेम्परेट स्टार्ट हो गया। जस्ट ऐसा नहीं होता, यहाँ पे क्लियर कट बाउंड्री नहीं होती। या फिर इसी प्रकार अगर हमने टोपोग्राफी के बेस पे बांट रखा है तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे हिमालय ख़त्म होते तो एकदम से प्लेन रीजन स्टार्ट हो जाएगा। इनके बीच में ट्रांजिशनल बाउंड्री होती है। आई होप आपको ये समझ आया हो कि क्यों रीजन में क्लियर बाउंड्रीज नहीं होती हैं। और बाउंड्रीज ऑफ रीजन चेंज ओवर टाइम, और जैसा कि रीजन की बाउंड्री टाइम के साथ साथ चेंज भी होती रहती है। मान लो कोई कंट्री है, वो कोई दूसरे एरिया को ऑक्यूपाई करती है या उसका लैंड एरिया इंक्रीज़ करता है तो उसकी बाउंड्री चेंज हो सकती है। उसके बाद आता है सिमिलैरिटी इंक्रीज फ्रॉम पेरीफेरी टू कोर एरिया ऑफ रीजन। इसका मतलब है कि जब रीजन में दो चीज़ होती हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, उसका पेरीफेरी और कोर। कोर जो उसका सेंट्रल पार्ट है, पेरीफेरी जो उसका मार्जिनल पार्ट होता है। तो जब हम पेरीफेरी से कोर की तरफ जाते हैं तो उसके अंदर जो भी ज्योग्राफिकल करेक्टर है उसकी होमोजेनिटी बढ़ती जाती है, यानी सिमिलैरिटी बढ़ती जाती है। और उसके विपरीत अगर हम कोर से पेरीफेरी की ओर जाते हैं तो वो सिमिलैरिटी डिक्रीज़ करती है, कि वो ज्योग्राफिकल करेक्टर की जो होमोजेनिटी है वो कम होती जाती है। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ रीजन। तो एज वी नो डेट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिमार्केशन ऑफ द रीजन हेल्प्स टू स्टडी द यूनिकनेस ऑफ ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रीजन। यानी कि जब हम रीजन को अलग अलग बेसिस के आधार पे कैटेगराइज करते हैं तो ये हमें ये किसी रीजन की यूनिकनेस, उसकी ज्योग्राफिकल करेक्टर है जो भी है, उसे समझने में, उसकी स्टडी करने में हमें हेल्प करता है। इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम रीजन को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करें। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर रीजन होते कितने टाइप के हैं। तो मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द रीजन: फॉर्मल रीजन, फंक्शनल रीजन, परसेप्शन रीजन और वर्नाकुलर रीजन या मेंटल रीजन। तो first of all, we talk about formal region. In a formal region, the homogeneous geographical character can be natural or artificial, is uniformly existing in all geographical areas. Some visible or clear-cut boundaries of the formal region may be seen. यानी कि जो भी फॉर्मल रीजन है उसके अंदर जो भी होमोजीनियस ज्योग्राफिकल करेक्टर है, चाहे वो क्लाइमेट हो या टोपोग्राफी हो या वेजिटेशन हो, वो उस पूरे रीजन में यूनिफॉर्मली एग्जिस्ट करती है। अगर वो मानसून क्लाइमेट है तो उस पूरे रीजन में मानसून क्लाइमेट ही मिलेगा। अगर वहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं तो हर जगह में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही मिलेंगे, कि यूनिफॉर्मली ज्योग्राफिकल कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है पूरे रीजन में। और इसकी मेन बात ये कि यहाँ पे क्लियर कट बाउंड्री डिफाइन होती हैं, जैसे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन रीजन में या पेडी कल्टीवेशन रीजन में इसकी क्लियर कट बाउंड्री होती है कि कहाँ तक की जा रही, कहाँ तक लैंड को कल्टीवेट किया जा रहा है। या माउंटेनस रीजन है या प्लेन रीजन हो सकता है, ये मैन्युफैक्चरिंग रीजन भी हो सकता है, या प्लानिंग रीजन हो सकते हैं जैसे भिमारू रीजन या लिस्ट डेवलप रीजन है, जिनकी क्लियर कट बाउंड्री है और जहाँ पे एक होमोजेनियस ज्योग्राफिकल कैरेक्टर यूनिफॉर्मली एग्जिस्ट करता है। अब बात करते हैं फंक्शनल रीजन की। अ ज्योग्राफिकल एरिया in which areas are interconnected with some specific function, the intensity of the geographical character of the region decrease from the core of region to periphery. फंक्शनल रीजन एक ज्योग्राफिकल एरिया होता है जिसके अंदर सारे एरियाज आपस में कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन के कारण रिलेटेड होते हैं आपस में। और इस जो ज्योग्राफिकल कैरेक्टर होता है इसकी इंटेंसिटी जब हम कोर से पेरीफ्री की ओर जाते हैं तो उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे डिक्रीज़ करती जाती है, जो भी ज्योग्राफिकल कैरेक्टर है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे न्यूज़पेपर इन्फ्लुएंस रीजन है, जो मतलब पर्टिकुलरली अगर हम एक रीजन की बात करें तो उसके कोर में रहने वाले लोगों में ज़्यादा डिमांड होगी उस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर की बजाय उस रीजन के मार्जिनल पार्ट में या उसकी पेरीफ्री में।
इसी प्रकार इन्फ्लुएंस रोल ऑफ द सिटी या 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल रीजन, यानी कि जो भी एक रेनफॉल रीजन है जहाँ पे 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है एनुअली, वहाँ के जो हम उस रीजन में कोर होगा वहाँ पे वो ज़्यादा होगी, उसके मार्जिनल पार्ट पे उसका थोड़ा बहुत डिक्रीज़ करने लगेगी रेनफॉल। या इसी प्रकार कोई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रीजन है तो उसका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का होगा उसका भी इन्फ्लुएंस ज़्यादातर उससे कोर वाले पार्ट में होगा, उस रीजन के बजाय उस मार्जिनल पार्ट के। ठीक इसी प्रकार फंक्शनल रीजन ऑफ हॉस्पिटल और स्कूल्स, जो स्कूल्स है हॉस्पिटल है उसके नियर बाय जो रहने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर वहाँ पे उसकी सुविधाओं का, उसकी फैसिलिटी का फ़ायदा उठाएंगे, बजाय वहाँ पे दूर रहने वाले लोग। अगर उसके जो हॉस्पिटल स्कूल के जो लोग पास में, उन्हें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उसकी फैसिलिटीज़ का। अगर कोई दूर रहता है तो वो उतना फैसिलिटी का बेनिफिट नहीं ले पाएगा। इसलिए बोले द डिस्टेंस डिके प्रिंसिपल अप्लाइज इन द फंक्शनल रीजन। और जो थर्ड और लास्ट रीजन है वो है परसेप्शन रीजन या वर्नाकुलर रीजन, या जिसे मेंटल रीजन भी कहते हैं। ये रीजन रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, ये ह्यूमंस के माइंड में एग्जिस्ट करते हैं और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते रहते हैं। जैसे कि कल्चरल रीज़न है या हिंदी रीज़न है या तमिल रीज़न है, इसकी कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं होती है। ये हम अपनी माइंड में परसेप्शन बना लेते हैं कि ये रीज़न यहाँ तक है। मतलब अगर हिंदी बोलने वाले लोग कहीं रहते हैं तो हम बोल देंगे कि ये एक हिंदी रीज़न है, क्योंकि हम मेजॉरिटी ऑफ पीपल हिंदी बोलते हैं। या उसी प्रकार कोई एक कल्चर के लोग रहते तो हम बोल देते हैं कि ये कल्चरल रीज़न है। अब हम बात करते हैं रीजनलाइजेशन की। रीजनलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ रीजन बेस्ड ऑन द होमोजीनस जोग्राफिकल वेरिएबल्स, यानी कि रीजनलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कोई रीजन को डिफ़ाइन करते हैं एक होमोजीनस जोग्राफिकल वेरिएबल के बेसिस पर। अब ये होमोजीनस जोग्राफिकल वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, नेचुरल भी और आर्टिफिशियल भी। अगर हम नेचुरल जोग्राफिकल वेरिएबल्स की बात करें तो ये क्लाइमेट है, टेम्परेचर, टोपोग्राफी, वेजिटेशन, रेनफॉल, मिनरल्स। और इसी प्रकार अगर हम आर्टिफिशियल वेरिएबल की बात करें तो जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, एचडीआई, सेक्स रेशियो, फर्टिलिटी रेशियो, बर्थ रेट एंड डेथ रेट और माइग्रेशन हो सकता है। इनके बेसिस पर हम किसी भी रीजन को डिफ़ाइन करते हैं, कैटेगराइज करते हैं कि ये किस टाइप का रीजन होगा या कोई एरिया किस टाइप का रीजन है। आर्टिफिशियल वेरिएबल की बात करें तो इसमें प्रोडक्टिविटी भी है, लैंड यूज भी आता है। फिर पॉलिटिकल टाइप सच एज ये डेमोक्रेट रीजन है या ऑटोक्रेट या कम्युनिज्म है या सोशलिज्म पे बेस है, या रिलीजन बेस पे भी हम किसी रीजन को क्लासीफाई करते हैं, या लैंग्वेज बेस है या कल्चर बेस हैगा। तो ये कई सारे फैक्टर रहेंगे जिनके बेसिस पे हम किसी रीजन को क्लासीफाई करते हैं कि किस कैटेगरी में हैगा। उसके बाद हम बात करते हैं डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज़। उसके रीजन में, दो रीजन के बीच में बाउंड्रीज़ कैसे डिमार्केट करते हैं। तो ये कोई फिज़िकल वेरिएबल हो सकता है, जैसे कोई माउंटेन हो सकता है दो रीजन के बीच में, कोई दो रीजन के बीच में कोई रिवर हो सकती है जो कि फिज़िकल वेरिएबल के रूप में एक बाउंड्री के रूप में वर्क करती है, या कोई लाइन हो सकती है जैसे कि दो कंट्री के बीच में होती भी है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है, या इंडिया और चाइना के बीच में एक मोहन लाइन है। उसी प्रकार ये कोई फ्रंटियर हो सकता है जहाँ पे हमें खुद पता होता है कि हमारी जो बाउंड्री है यहाँ तक है एक, और ये बाउंड्रीज रियल भी हो सकती है और माइंड में भी एग्जिस्ट कर सकती हैंगी। अब हम बात करते हैं कि आखिर रीजनलाइजेशन जो हम करते हैं किसी रीजन को क्लासीफाई करते हैं, इसके मेथड क्या क्या है रीजनलाइजेशन के। तो फर्स्ट हम बात करते हैं रीजनलाइजेशन ऑफ फॉर्मल रीजन। इसके अंदर तीन मेथड है जिनके बेस पे हम किसी भी फॉर्मल रीजन का रीजनलाइज करते हैं। फर्स्ट है सिंगल वेरिएबल मेथड, फिक्स इंडेक्स मेथड और क्लस्टर मेथड। और सेकंड बात करें फंक्शनल रीजन के रीजनलाइजेशन की, तो इसके अंदर भी तीन मेथड हैं, फ्लो एनालिसिस, ग्रेविटेशनल एनालिसिस और थीजन पॉलीगन मेथड। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको थीजन पॉलीगन मेथड नहीं बताऊंगा, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अभी हम बात करते हैं फॉर्मल रीजन के रीजनलाइजेशन की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, रीजनलाइजेशन इज डन बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज ऑफ द स्पेसिफिक फॉर्मल कैरेक्टर, यानी कि कोई भी एक स्पेसिफिक फॉर्मल कैरेक्टर के सिमिलैरिटी के आधार पे हम कोई भी रीजनलाइजेशन करते हैं किसी भी रीजन का। अब चाहे वो नेचुरल हो सकता है या फिर आर्टिफिशियल हो सकता है। तो हम बात करते हैं पहले मेथड के सिंगल वेरिएबल मेथड, जिसके अंदर हम कोई भी एक सिंगल वेरिएबल की सिमिलरिटी के बेस पे हम किसी रीजन को क्लासीफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी टेक लैंग्वेज एज ए वेरिएबल देन कंपेयर द लैंग्वेज इन
geographical areas. Based on the similarities in language, the region can be delimited. यानी कि अगर हम कोई एक लैंग्वेज लेते तो हम उसके बेस पे अलग अलग रीजन को क्लासीफाई कर सकते कि तमिल रीजन है या हिंदी रीजन है या फिर तेलुगु रीजन है। इसी प्रकार इफ वी टेक द टेम्परेचर एज ए सिंगल वेरिएबल देन टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन कैन बी क्लासीफाई। अगर हम कोई टेम्परेचर को सिंगल वेरिएबल के रूप में लेते हैं तो हम अलग अलग रीजन को क्लासीफाई कर सकते हैं टेम्परेट रीजन और ट्रॉपिकल रीजन में। जैसे जहाँ पे सन की रेस अगर डायरेक्ट पड़ती है इक्वेटर के पास है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो नियर में रीजन होता है हम उन्हें ट्रॉपिकल रीजन में क्लासीफाई करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ऊपर के रीजन्स को हम टेम्परेट रीजन में क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ पे हम सिंगल वेरिएबल का यूज़ करते हैं इसलिए इसे सिंगल वेरिएबल मेथड भी कहते हैं। सेकंड बात करें फिक्स इंडेक्स मेथड की। अगर हम फिक्स इंडेक्स मेथड की बात करें तो इसमें हम काफ़ी सारे वेरिएबल्स को सिलेक्ट करते हैं और उन सब वेरिएबल्स को उनको वेट के अनुसार उन्हें वेट असाइन किया जाता है जिसके आधार पे उन्हें इंपॉर्टेंस दी जाती है कि किसे कितना ज़्यादा देना है। जैसे कि इन दिस मेथड मेनी वेरिएबल्स आर सिलेक्टेड एंड वेट इज असाइंड इन ईच वेरिएबल बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस। द इंडेक्स इज मेड फ्रॉम दिस वेरिएबल बेस्ड ऑन द वेट। फॉर एग्जाम्पल HDI, हम HDI के अंदर 3 मेन वेरिएबल को हम सेलेक्ट करते हैं जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, इनकम है। हम तीनों को बराबर वेट असाइन करते हैं क्योंकि इन तीनों की बराबर इंपॉर्टेंस है। HDI में अगर हम बात करें एजुकेशन की भी उतनी इंपॉर्टेंस है जितनी हेल्थ की जितनी इनकम की, इसमें तीनों को बराबर वेट असाइन किया गया है। इसी प्रकार फिक्स इंडेक्स मेथड में हम और भी क्राइटेरिया जैसे CPI है, WPI इंडेक्स एक्सेट्रा है। फिर हम बात करते हैं क्लस्टर मेथड की। अब क्लस्टर्ड मेथड उस जगह यूज़ किया जाता है जहाँ पे 2 वेरिएबल के बीच में कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल ए कंपैरिजन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टू द फिश प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल। अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की फिश प्रोडक्शन के साथ कंपेयर करें तो पॉसिबल नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं सिमिलर टाइप का वेरिएबल लेते हैं जैसे प्राइमरी एक्टिविटीज़। एक क्लस्टर हो जाएगा प्राइमरी एक्टिविटी जिसके अंदर हम इन दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं ना। बाय दिस मेथड फिश प्रोड्यूसिंग एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग कैन बी मैप टू सिंगल रीजन। हम एक ही रीजन में कि प्राइमरी एक्टिविटी का रीजन है बना के उसके अंदर हम मैप कर सकते हैं कि फिश प्रोड्यूसिंग कौन सा रीजन है और एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग कौन सा रीजन है। तो ये क्लस्टर मेथड के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं रीजनलाइजेशन ऑफ द फंक्शनल रीजन, यानी फंक्शनल रीजन का कैसे रीजनलाइजेशन किया जाता है। तो इनमें भी 3 मेथड मैंने आपको बताया जैसे फ्लो एनालिसिस है, ग्रेविटेशनल एनालिसिस है और थीजन पॉलीगन मेथड है। तो हम फर्स्ट बात करते हैं फ्लो एनालिसिस की। तो इसके अंदर रीजनल बाउंड्रीज आर मार्क्ड बाय द फ्लो एरियाज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि अगर कोई रीजन है उसके उस रीजन में जो गुड्स और सर्विसेज का उसका फ्लो एरिया कितना, यानी कि वो कहाँ तक उसका इन्फ्लुएंस है कि वो कहाँ तक गुड्स और सर्विसेज वो लोगों को डिलीवर कर पा रहे हैं, उसका इन्फ्लुएंस कहाँ तक है, उस बेसिस पे हम यहाँ पे रीजन की बाउंड्री को मार्क करते हैं, डिफाइन करते हैं। For example, if the industry gets labor and raw material input from domestic country and influence zone of final goods and service of that industry is a domestic market only, then by flow analysis, a region of that particular industry would be a country। यानी कि अगर एक कोई भी रीज़न है वहाँ पे वो जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उसके लिए लेबर और रॉ मटेरियल वो डोमेस्टिक कंट्री से ही लेती है और उसके बाद जो उसका गुड्स है या सर्विसेज है वो भी डोमेस्टिक कंट्री में ही या डोमेस्टिक मार्केट में ही कंज्यूम होता है, तो हम बोलेंगे कि जो इसका फ्लो एरिया है या जो इसका मेन इन्फ्लुएंस एरिया है वो भी उसकी एक पूरी डोमेस्टिक कंट्री है। इसी प्रकार इफ अ डिस्ट्रिक्ट इज़ द इन्फ्लुएंस एरिया ऑफ ए पर्टिकुलर गुड, डेट डिस्ट्रिक्ट वुड बी द रीजन ऑफ डेट गुड। यानी कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट में किसी एक पर्टिकुलर गुड का अगर कोई इन्फ्लुएंस एरिया यानी कि कोई पर्टिकुलर गुड ही वहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है और उसी की सबसे ज़्यादा वहाँ पे सेल होती है, सबसे ज़्यादा मार्केट में कंज्यूम वही किया जाता है, तो हम बोलेंगे कि वो डिस्ट्रिक्ट उस पर्टिकुलर गुड का इन्फ्लुएंस एरिया है या फ्लो एरिया है, क्योंकि वहाँ पे उस गुड या सर्विस की वहाँ पे वो सबसे ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस या सबसे ज़्यादा उसका फ्लो है वहाँ पे। फिर बात करते हैं फ्लो इंटेंसिटी इंक्रीज फ्रॉम द बाउंड्रीज ऑफ द रीजन टू कोर एंड फ्लो इंटेंसिटी जीरो इन द बाउंड्रीज ऑफ द रीजन। यानी कि जो फ्लो इंटेंसिटी है वो जब हम पेरीफेरी से कोर की ओर जाते हैं या बाउंड्री से कोर की तरफ जाते हैं, मूव करते हैं, तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, इंक्रीज़ करती है, उसका इन्फ्लुएंस एरिया बढ़ते जाता है जब हम कोर की तरफ जाते हैं, तो चाहे वो कोई गुड्स हो या सर्विस हो। अब हम सेकेंड एनालिसिस मेथड की बात करें तो वो है ग्रेविटेशनल एनालिसिस। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा ग्रेविटी के बारे में आइडिया हो गई क्या होता है। जैसे ग्रेविटी में किसी भी ऑब्जेक्ट का हम देखते हैं कि उसका ग्रेविटेशनल एरिया क्या है
उसका मतलब कि उसकी ग्रेविटी में उसकी कितनी उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड का एरिया क्या है, उसी प्रकार हम किसी भी रीजन का उसके अंदर गुड्स और उसकी सर्विस का जो फ्लो एरिया है, जो उसका इन्फ्लुएंस एरिया है, वो कहाँ तक है, कहाँ तक उसका गुड्स या सर्विसेज को लोग कंज्यूम करते हैं, कहाँ तक उसका यूज़ होता है, वो सब हम निकालते हैं। जब हम दो एरिया के बीच में गुड्स और सर्विस का फ्लो एरिया देखते हैं, इन्फ्लुएंस एरिया देखते हैं, तो उसके लिए हम ग्रेविटेशनल एनालिसिस का यूज़ करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है जो कि ग्रेविटेशनल फ्लो इज इक्वल टू पॉपुलेशन ऑफ रीजन 1 मल्टीप्लाइड बाय पॉपुलेशन ऑफ रीजन 2 एंड डिवाइड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू रीजन। यानी कि पॉपुलेशन जो एक रीजन 1 है और जो रीजन 2 है, उन दोनों की पॉपुलेशन को मल्टीप्लाई किया जाता है और उसके बाद जो भी उनका डिस्टेंस है उसके स्क्वायर को उससे डिवाइड किया जाता है। तो इस ग्रेविटेशनल एनालिसिस से हम बता सकते हैं कि किसी भी रीजन में जो गुड्स या सर्विसेज है उसका फ्लो एरिया कितना है, कहाँ तक उसका इन्फ्लुएंस एरिया है दो रीजन के बीच में, ताकि हमें पता चल जाए उसकी बाउंड्री क्या है उनके बीच की। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वी मस्ट हैव नोटिस द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द विलेज इज मैक्सिमम टू द नियर सिटी एंड अ वेरी लेस टू फार डिस्टेंस सिटी। यानी कि अगर हम एक विलेज से किसी गुड्स और सर्विसेज के फ़्लो की बात करें तो वो ज़ाहिर सी बात है उसके नियर बाय कोई सिटी में ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। वहीं अगर हम कोई दूर डिस्टेंस सिटी की बात करें तो वहाँ पे कम होगा फ़्लो। उस विलेज से जो भी गुड्स, जो भी मिल्क वगैरह या मिल्क प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस है, वो ज़्यादातर उसके नियर बाय सिटी को ही वहाँ पर कंज्यूम होता होगा। उससे दूर जाने पर वो कम होते जाता होगा उसका फ़्लो या उसका इन्फ्लुएंस। तो वही ग्रेविटेशनल एनालिसिस से हम कैलकुलेट करते हैं। अब हम बात करते ग्रोथ की। तो ग्रोथ इज नॉट यूबिक्विटस इन नेचर, इट डज नॉट हैपन एवरीवेयर। द ग्रोथ ऑफ द रीजन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट सेंटर एंड पोल्स। यानी कि ग्रोथ यूबिक्विटस नहीं होती। यूबिक्विटस जैसे कि रिसोर्सेज होते हैं ना जो हर जगह पाए जाते हैं, कुछ रिसोर्स होते हैं जो हर जगह मिलते हैं, तो ऐसी जो ग्रोथ होती है वो यूबिक्विटस नहीं है, यानी कि वो हर जगह नहीं पाई जाती। जैसे कि आप देखते भी कुछ एरिया ज़्यादा डेवलप है, कुछ लेस डेवलप है, इसी प्रकार ये सब ग्रोथ के कारण होते हैं। तो जो ग्रोथ होती है वो तीन तीन स्टेजेस में स्टार्ट होती है, पहले ग्रोथ पॉइंट, फिर ग्रोथ सेंटर और ग्रोथ पोल्स। तो फर्स्ट हम बात करते हैं ग्रोथ पॉइंट की कि ग्रोथ पॉइंट क्या होते हैं। फर्स्ट, द ग्रोथ ऑफ अ रीजन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट्स विद वेरी बेसिक कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज सच एज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, स्मॉल टेक्सटाइल्स, हैंडीक्राफ्ट, स्मॉल स्टील प्लांट एंड ग्रोथ पॉइंट आर द थर्ड रैंक सिटीज़ ऑफ ज्योग्राफिकल रीजन। यानी कि ये कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं, मान लो कोई स्टेट है, वहाँ पे कोई एक हमने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगा दी या स्मॉल टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगा दी ताकि वहाँ का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए। कोई भी लिस्ट डेवलप हो सकता है, मान लो बिहार है, छत्तीसगढ़ है, वहाँ पे हम लगा देते हैं कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या कोई हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जिससे वहाँ का एक थोड़ा डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है उस पर्टिकुलर एरिया का, तो उसे ग्रोथ पॉइंट बोलते हैं। वहाँ पे बेसिक कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, चाहे वो फूड हो सकते हैं, क्लॉथ्स हो सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रॉम 1960 टू 1980 द ग्रोथ पॉइंट ऑफ द झारखंड रीजन वॉज बोकारो, धनबाद एंड रांची। यानी कि झारखंड में कुछ ग्रोथ पॉइंट बना दिए गए थे, जैसे बोकारो, धनबाद और रांची में, जहाँ पे स्टील मैन्युफैक्चरिंग होती है, जिससे कि उस एरिया का डेवलप हो पाए। फिर इसी प्रकार अगर हम छत्तीसगढ़ के ग्रोथ पॉइंट की बात करें तो वो है भिलाई, रायपुर, या फिर हम उत्तर प्रदेश से ग्रोथ पॉइंट की बात करें तो वो है कानपुर, इलाहाबाद, रेणुकूट। ये ऐसे ऐसे एरिया है जहाँ पे सबसे पहले उस एरिया की ग्रोथ स्टार्ट करने के लिए हमने कुछ पुश किया था, हमने कुछ इन्वेस्ट किया था, ताकि एक बार डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद से धीरे धीरे वहाँ पे लोगों का जो लाइफ ऑफ क्वालिटी है वो इंक्रीज़ करे। अब हम बात करें ग्रोथ सेंटर की, तो ये वॉल्डेविल ने डेवलप किया था ग्रोथ सेंटर का कंसेप्ट। और ग्रोथ सेंटर का मतलब होता है ये ग्रोथ पॉइंट से ही बेसिकली डेवलप होते हैं। जब ग्रोथ पॉइंट काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा एरिया में उसका इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो वो ग्रोथ सेंटर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और ग्रोथ सेंटर अपने सराउंडिंग पॉपुलेशन को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसमें ये थोड़े ज़्यादा स्पेशलाइज हो जाते हैं ग्रोथ पॉइंट से। इनका अपना, क्योंकि एक अमेरिकन कंसेप्ट है, वॉल्डेविल एक अमेरिकन थे, तो इसका अपना एक लोकल ज्योग्राफिकल और रीजनल सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम ग्रोथ सेंटर की बात करें तो इसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती जितना कि ग्रोथ पोल को होती है, और ये क्लोजली लिंक होते हैं डेवलपमेंट ऑफ द ग्रोथ पोल। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेवलप क्यों होते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क अराउंड द ग्रोथ पॉइंट इट अट्रैक्ट कैपिटल, ब्रेन, पीपल, टेक्नोलॉजी फ्रॉम द सराउंडिंग रीजन। यानी कि कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स होते हैं जो कि
सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी प्रकार ग्रोथ पॉइंट जब हम डेवलप करते हैं, जैसे कि हमने झारखंड में बोकारो किया या छत्तीसगढ़ में हमने भिलाई किया, तो ये ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि धीरे धीरे समय के साथ अपने अंदर अपने सेंटर की और ज़्यादा कैपिटल को और ज़्यादा ब्रेन यानी प्रोफेशनली लोगों को, ट्रेंडों को, इंजीनियर्स को या पीपल को या टेक्नोलॉजी को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि वो एरिया और ज़्यादा डेवलप हो जाता है और बड़े रीजन में डेवलप हो जाता है और सराउंडिंग रीजन का भी उससे डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और ज़्यादा वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए ग्रोथ सेंटर को हम सेकंड रैंक सिटीज़ कहते हैं। जो ग्रोथ पॉइंट था वो थर्ड रैंक सिटी थी और ग्रोथ सेंटर सेकंड रैंक सिटीज़ होती है किसी जोग्राफिकल रीजन की। अगर हम यहाँ पे डोमिनेंट एक्टिविटीज़ की बात करें, यहाँ पे जो मेन एक्टिविटीज़ होती है वो सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज़ होती है। यहाँ पे लार्ज फर्म्स एंड मेनी एक्टिविटीज़ कैन बी सीन इन द ग्रोथ सेंटर। द सिटी स्टेट वर ग्रोथ पॉइंट फ्रॉम 1960 टू 1970, यानी कि जो सिटी 1960 से 70 के बीच में ग्रोथ पॉइंट थी, आज वो ग्रोथ सेंटर के रूप में विकसित हो चुकी हैं। जैसे कि बोकारो स्टील सिटी इज़ द ग्रोथ सेंटर ऑफ द झारखंड रीजन। जब इसे डेवलप किया गया था बोकारो को, तभी ग्रोथ पॉइंट के रूप में डेवलप किया गया था, लेकिन आज बोकारो ग्रोथ सेंटर है झारखंड रीजन का। अब इसके बाद आते हैं ग्रोथ पोल्स। अगर हम ग्रोथ पोल की बात करें तो ये ग्रोथ सेंटर से विकसित होते हैं, यानी कई सारे ग्रोथ सेंटर्स मिलके ग्रोथ पोल बनाते हैं। ये इकोनॉमी को ज़्यादा मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक फ्रेंच आइडिया था जो कि पेरूक्स द्वारा दिया गया था 1955 में। और ग्रोथ पोल की बात करें तो इसमें ह्यूज कैपिटल की हमें ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे वेरी लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है। जैसा कि मैंने पहले ही बोला, मेनी ग्रोथ सेंटर एग्जिस्टेड इन वन ग्रोथ पोल। ग्रोथ पोल को फर्स्ट रैंक सिटीज़ भी कहते हैं, वेयर एग्लोमरेशन ऑफ मेनी एक्टिविटीज़ कैन बी सीन, यानी यहाँ लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होने के कारण कई प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखी जा सकती है। ड्यू टू डिफ्यूज़न एंड स्प्रेड आउट द इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फ्रॉम ग्रोथ पोल इट रिड्यूसेस रीजनल इनइक्वालिटी, यानी कि क्योंकि यहाँ से जब इतने लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होते तो इकोनॉमिक एक्टिविटी डिफ्यूज़ करना शुरू कर देती है, यानी कोर से पेरीफ्री की ओर या मार्जिनल पार्ट की ओर डिफ्यूज़ होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी पेरीफ्री में भी स्टार्ट हो जाती है इस रीजन के, जिससे कि रीजनल इनइक्वालिटी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है, कम होने लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ग्रोथ पोल की बात करें इंडिया के, तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर एंड चेन्नई है। और अगर हम यहाँ पे इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्प्रेड आउट इतनी ज़्यादा हो गई है, जिसके कारण यहाँ पे इसके आसपास कई सारे सेटल आउट टाउन भी डेवलप हो गए हैं ग्रोथ सेंटर्स के रूप में। जैसे अगर हम दिल्ली के आसपास के सेटल आउट टाउन की बात करें तो ये गुड़गांव है, मेरठ है, गाज़ियाबाद हैं। धीरे धीरे अब यहाँ पे भी काफ़ी बड़े पैमाने पे इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो गई इन सेटेलाइट टाउन में भी। तो ये होता है डिफ्यूज़न ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से स्प्रेड आउट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसा कि हमने देखा कि जो वॉल्डेविल थे जिन्होंने ग्रोथ पॉइंट का आइडिया दिया, जो पेरूक्स थे जिन्होंने ग्रोथ सेंटर का आइडिया दिया, इन लोगों ने पॉपुलेशन कंसेप्ट को शामिल नहीं किया था। ग्रोथ पोल्स और ग्रोथ सेंटर में इन्होंने पॉपुलेशन कंसेप्ट शामिल नहीं किया था। तो इंडियन ज्योग्राफर डॉक्टर आर.पी. मिश्रा ने ग्रोथ पोल्स और ग्रोथ सेंटर में पॉपुलेशन कंसेप्ट को भी इंटीग्रेटेड किया। आर.पी. मिश्रा ने कहा कि देयर शुड बी 5 लेवल्स ऑफ ग्रोथ लोकेशन इन लार्जर कंट्री फॉर रीजनल डेवलपमेंट या रीजनल प्लानिंग। इन्होंने 5 लेवल ऑफ ग्रोथ की बात की है किसी भी रीजनल प्लानिंग के लिए, जिसमें फर्स्ट है ग्रोथ पोल, सेकंड ग्रोथ सेंटर, थर्ड ग्रोथ पॉइंट, फोर्थ सर्विस सेंटर और फिफ्थ मार्केट विलेज। आइए जानते हैं इन्हें और डिटेल में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो ग्रोथ पोल होते हैं फर्स्ट रैंक सिटीज़ होती है किसी भी कंट्री में, जैसे कि दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, चेन्नई है। यहाँ की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो एटलीस्ट मोर देन 25 लाख पॉपुलेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे मैसिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिलती है, जिसके कारण यहाँ पे इसके आसपास कई तरीके सेटेलाइट टाउन भी डेवलप हो जाते हैं बिकॉज ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसे कि मैंने आपको बताया दिल्ली के आसपास गुड़गांव, गाज़ियाबाद का रीजन डेवलप हो गया है। आइए अब हम ग्रोथ सेंटर की बात करते हैं। अगर हम ग्रोथ सेंटर की बात करें तो सेकंड रैंक सिटीज़ होती हैं जिनकी पॉपुलेशन 5 लाख या इससे ज़्यादा होती है और ये ग्रोथ पॉइंट को सर्व करती हैं, यानी कि इनसे जो भी प्रोडक्शन वगैरह है वो ग्रोथ पॉइंट की ओर फ्लो करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि बात करें द कैपिटल सिटी ऑफ इंडियन स्टेट लखनऊ है, पटना है, भोपाल है, ये सब के सब ग्रोथ सेंटर के रूप में डेवलप हुए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रोथ पॉइंट की। ये थर्ड रैंक सिटीज़ होती है और इनकी पॉपुलेशन 1 लाख के अराउंड होती है और ये अपने ये सर्व द सर्विस सेंटर, ये सर्विस सेंटर को सर्व करती है जो इनके आसपास डेवलप हो जाते हैं।
फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट लेवल सिटीज़ सच इज रेणुकूट सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश की रेणुकूट सिटी है वो एक ग्रोथ पॉइंट के रूप में डेवलप हुई है। इसके बात करते हैं जो फोर्थ लेवल ऑफ ग्रोथ है वो है सर्विस सेंटर। इनकी पॉपुलेशन 20,000 के अराउंड होती है और ये अपने आसपास के मार्केट विलेज को सर्व करते हैं। दिस सर्विस सेंटर प्रोवाइड सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ सर्विस सच एज हॉस्पिटल, स्कूल और बैंकिंग। ये कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिनमें हॉस्पिटल आते हैं, स्कूल्स आते हैं और बैंकिंग आती है। उसके बाद लास्ट फिफ्थ लेवल ऑफ ग्रोथ की बात करें तो वो है मार्केट विलेज, जिनकी पॉपुलेशन अराउंड 5,000 होती है और ये अपने आसपास के विलेज को सर्व करते हैं। यहाँ पे मेनली स्मॉल नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़ देखी जा सकती हैं, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग हो गई या हैंडीक्राफ्ट हो गई। इस टाइप की नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़ हम मार्केट विलेज में देख सकते हैं। अब हम अपने दूसरे टॉपिक की बात करें जो है रीजनल इम्बैलेंस। तो बात करते क्या होता है। द रीजनल इम्बैलेंस इज़ द रिजल्ट ऑफ द अनइक्वल डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। यानी कि जब रीजन के बीच में डेवलपमेंट बराबरी नहीं हो पाता है, डेवलपमेंट एक जैसा नहीं हो पाता, जैसे कि गुजरात है वो ज़्यादा डेवलप या महाराष्ट्र ज़्यादा डेवलप है बजाय झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे स्टेट के मुकाबले, तो यहाँ पे रीजनल इम्बैलेंस जैसी कंडीशन पैदा होती है और ये इकोनॉमिक और सोशल डिस्पेरिटी के कारण भी हो सकता है। अनइक्वल डेवलपमेंट मीन्स इकोनॉमिक एंड सोशल डिस्पेरिटी ही होता है। तो जैसे कि बात करते हैं एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। अगर हम केरल और बिहार की देखें तो हम सबको पता है कि केरल में एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कितनी ज़्यादा डेवलप है बजाय बिहार के। या फिर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, जैसे कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है या पंजाब है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है। या हमारा बेंगलोर है, कर्नाटक है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा है और बजाय झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश इनके, क्योंकि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पे रोड वगैरह अभी भी उतने सही से डेवलप नहीं हुए हैं। या यहाँ पे हम बात करें फैक्ट्री वगैरह की, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की, अभी भी इतने लार्ज स्केल पे नहीं हो पाई है। यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अभी कम है। वहीं हम साउथ के स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है। वहाँ पे मल्टी टेक, बड़ी बड़ी टेक जाइंट्स कंपनियाँ में देखने को मिल जाती है, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है। फिर इसी प्रकार अगर हम बात करें, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा नहीं होता किसी स्टेट का तो वहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी डेवलप नहीं हो पाती है। जैसे कि साउथ इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा है तो वहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा डेवलप है नॉर्थ इंडिया के मुकाबले। फिर हम इन रीजनल इम्बेलेंस में बात करें तो सोशल डिस्पेरिटी हो सकता है, पॉलिटिकल डिस्पेरिटी होता है, HDI डिस्पेरिटी होता है। HDI के अंदर आपका एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इनकम हो गया, ठीक है, इनकी बात होती है। यानी कि जैसे कि अगर पंजाब या हरियाणा जैसे देश राज्य हैं, इनकी अगर इनकम की बात करें तो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है बजाय कि बिहार, छत्तीसगढ़ जैसे गरीब या लिस्ट डेवलप स्टेट के मुकाबले। तो ये सारे के सारे जो भी मैंने आपको अभी इंडिकेटर्स बताए, फैक्टर्स बताए, सब रीजनल इम्बैलेंस का कारण बनते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं जिसके कारण इंडिया में इकोनॉमिक रीजनल इम्बैलेंस हुआ है। जैसे बीमारू रीजन की बात करते हैं और बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो जैसे कि हम कुछ स्टेट देख सकते हैं, जैसे केरला है, गुजरात है या पंजाब ही ज़्यादा डेवलप है एज़ कम्पेयर टू बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश। या हम इंडिया में नॉर्थ साउथ डिवाइड देख सकते हैं कि या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया इज लेकिंग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। मतलब जो नॉर्थ इंडिया है वो साउथ इंडिया के मुकाबले कम डेवलप है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कम डेवलप हुआ है। इसी प्रकार जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है इंडिया का, वहाँ पे अभी तक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं हो पाया सही से। फिर हम बात करें नॉर्थ साउथ डिवाइड ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में भी जो नॉर्दर्न कंट्रीज़ है जैसे USA है, UK है, फ्रांस से ज़्यादा डेवलप है एज़ कम्पेयर टू सदर्न कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया है या ब्राज़ील है या साउथ अफ्रीका है। फिर हम बात करते हैं कि रीजनल इम्बैलेंस आखिर क्यों होता है, वाई रीजनल इम्बैलेंस एग्जिस्ट। तो रीजनल इम्बैलेंस के दो फैक्टर हैं मेनली, नेचुरल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर। नेचुरल फैक्टर्स की बात करें तो जैसे कि नेचुरल रिसोर्स डिस्पेरिटी, यानी कि किसी रीजन में ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स होते हैं, कहीं कहीं पे कम होते हैं। फिर डिस्पेरिटी इन सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि किसी किसी रीजन की सॉइल ज़्यादा फर्टाइल होती है, कहीं की कम। जैसे उत्तर प्रदेश की या बिहार की फर्टाइल सॉइल है बजाय कि अगर हम दूसरे स्टेट में बात करें, जैसे छत्तीसगढ़ की बात करें, वहाँ पे उतनी फर्टाइल नहीं है। या हम फिर आंध्र प्रदेश की बात करें। फिर हार्श क्लाइमेट, अनइक्वल टोपोग्राफी ऑफ रीजन, अगर कहीं की टोपोग्राफी जैसे माउंटेनस है तो वहाँ पे डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं हो पाया है
जहाँ पे जो प्लेन रीजन है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा हो पाए, क्योंकि वहाँ पे रोड या रेलवे लाइन बिछाना मतलब बेसिकली नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा बेहतर डेवलप हो जाता है प्लेन रीजन में। इसलिए अनइक्वल टोपोग्राफी भी एक रीजनल इम्बेलेंस का। फिर हम हर्ष क्लाइमेट की बात करते हैं, जहाँ का क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा अनुकूल है, एडेप्टिव है, वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। जैसे मेडिटेरियन क्लाइमेट है, सबसे ज़्यादा बेस्ट क्लाइमेट माना जाता है वर्ल्ड में, तो वहाँ का इटली वगैरह का काफ़ी अच्छा डेवलप हुआ है। वहीं हम बात करें सहारा डेजर्ट की, तो यहाँ का हर्ष क्लाइमेट है एक्सट्रीम हॉट है। या फिर हम अंटार्कटिक या साइबेरियन रीजन की बात करें तो हर्ष क्लाइमेट के कारण यहाँ पे उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया। फिर कुछ रीज़न होते हैं जहाँ पे डेवलपमेंट करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता, जैसे कि जहाँ लगातार फ्लड आ रही है, फ्लड प्रोन एरिया है या अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है वो भी नेचर के कारण कहीं ना कहीं उसका कुछ ख़राब हो जाता है। मतलब बार बार वहाँ पे अर्थक्वेक आने से वो चीज़ ख़राब होती रहती है, रोड वगैरह टूट जाते हैं, लैंडस्लाइड होती है, तो उससे ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा जान और मान हानि होती है। फिर अगर हम नेचुरल फैक्टर के अलावा बात करें तो इसमें ह्यूमन फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अगर कहीं पे गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है तो उसका कारण भी रीजनल इम्बेलेंस होता है, क्योंकि उससे बार बार पॉलिसी चेंजेस होती रहती हैं, और अगर एक अच्छी पॉलिसी ना बनाई जाए किसी रीजन के प्लानिंग के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, तो वो भी एक रीजनल इम्बेलेंस का कारण बनती है। या इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफिक लोकेशन हो गया, जैसे किसी किसी रीजन में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो वहाँ का ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, कहीं कहीं नहीं होती, तो वहाँ पे वो लिस्ट डेवलप रह जाता है। या ब्रेन ड्रेन हो गया, जैसे कि ज़्यादातर लोग अमेरिका जाना चाहते, यूके जाना चाहते, तो वहाँ पे दुनिया के बेस्ट ब्रेन अभी पाए जाते हैं। वहाँ पे मतलब अच्छे अच्छे जो दिमागदार लोग हैं, स्पेशलाइज्ड लोग हैं, इंजीनियर से बड़े बड़े डॉक्टर, जहाँ पे ज़्यादा जाते हैं वहाँ का उस इलाके का डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, और जिस इलाके से वो जाते हैं वो इलाका का डेवलपमेंट पीछे रह जाता है, बैकवर्ड रह जाता है वो इलाका। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो लेकिन इन क्वालिटी पॉपुलेशन, जो ब्रेन ड्रेन की बात की, लगभग वही ये चीज़ भी है कि क्वालिटी पॉपुलेशन जिस रीजन की होती है वहाँ का डेवलपमेंट उतना ही अच्छा होता है, जहाँ की नहीं होती है, मतलब जहाँ की स्किल पॉपुलेशन नहीं है वो लेस डेवलप रह जाता है। आइए अब हम कुछ थ्योरीज़ की बात कर लें जो कि रीजनल इम्बेलेंस या रीजनल डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करती हैं। तो इनमें कुछ थ्योरी हैं, जैसे कि सुपरफिशियल थ्योरी, द इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट बेसिस एंड रीजनल मल्टीप्लायर मॉडल, थ्योरी ऑफ क्यूमुलेटिव कोजेशन गिवन बाय मेडल, फ्राइडमैन्स कोर पेरिफेरी मॉडल। तो देखते हैं फर्स्ट सुपरफिशियल थ्योरी क्या है। अगर हम सुपरफिशियल थ्योरी की बात करें तो इसे क्लाइमेटिक थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट भी कहा जाता है। सुपरफिशियल थ्योरी के अनुसार जो टेम्परेट रीजन है वो इकोनॉमिक और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि यूएसए है या यूके है या यूरोपियन, जो भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री, वो ज़्यादा टेम्परेट रीजन में फॉल करती हैं, तो इसलिए वहाँ का डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ, इकोनॉमिक हो चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट हो, बजाय उन देशों के, उन कंट्री के जो कि ट्रॉपिकल रीजन में लाए करते हैं। तो इसीलिए इस थ्योरी के अंदर बोला गया कि क्लाइमेट फैक्टर आर द मोस्ट डिसाइडिंग फैक्टर फॉर डेवलपमेंट। लेकिन सुपरफिशियल थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं, जैसे कि बोला जाता है, अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में जो हम नॉर्दर्न स्टेट है इंडिया के, वहाँ पे ज़्यादातर टेम्परेट क्लाइमेट पाया जाता है। फिर भी वो, अगर हम सदर्न इंडिया के मुकाबले बात करें तो बैकवर्ड हैं आज भी। सदर्न इंडिया का क्लाइमेट की बात करें तो वो ट्रॉपिकल है, फिर भी वो ज़्यादा डेवलप है नॉर्थ इंडिया के मुकाबले। उसी प्रकार अगर हम सेंट्रल एशियन कंट्री की बात करें तो वो टेम्परेट क्लाइमेट में फॉल करती हैं, उसके बाद भी वो लेस डेवलप है उन साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के मुकाबले जो कि ट्रॉपिकल रीजन में लाई करती हैं, फॉल करती है। फिर इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि जो सेम क्लाइमेट है वो इजराइल, लेबनान और सीरिया में पाया जाता है, फिर भी इजराइल ज़्यादा डेवलप है लेबनान और सीरिया के मुकाबले। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि केवल सुपरफिशियल थ्योरी में क्लाइमेट ही ओनली वन डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है रीजनल इम्बेलेंस के लिए, रीजनल डेवलपमेंट के लिए। फिर हम अपनी सेकंड थ्योरी की बात करते हैं जो कि ये द इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। तो इस थ्योरी के अनुसार बोला गया कि केवल क्लाइमेट ही एक लौता फैक्टर नहीं है रीजनल डेवलपमेंट के लिए, यहाँ पे कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैंगे जो कि डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे कि इसमें फर्स्ट बोला है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। इसमें बोला गया कि अगर किसी कंट्री के अंदर नेचुरल रिसोर्स की कमी है, उसके बाद भी अगर वो टेक्नोलॉजिकल ज़्यादा एडवांस है तो वो डेवलप हो सकती है। जैसे कि इजराइल और जापान बोथ आर डेवलप कंट्रीज़ बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। फिर उसके बाद हम बात करें कैपिटल फॉर्मेशन की,
जिस कंट्री में ज़्यादा कैपिटल होता है वहाँ पे जो वो ज़्यादा डेवलप होती है, क्योंकि वो वहाँ पे ज़्यादा मशीनों में, रिसर्च में, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं। और जितना ज़्यादा मशीन, रिसर्च और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा वहाँ का डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट होगी। उसी प्रकार हम बात करें तो डेमोग्राफिक डिवाइडेंट, जैसे कि हम जानते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि आखिर में ह्यूमन ही किसी भी चीज़ को रिसोर्स में कन्वर्ट करता है अपने ब्रेन का यूज़ करके, अपनी स्किल का यूज़ करके। और और ह्यूमन ही टेक्नोलॉजी को डेवलप भी करता है ताकि प्रोडक्टिविटी और इफ़िशियंसी इंक्रीज़ हो। तो इसलिए बोला जाता है कि हेल्दी एंड एजुकेटेड वर्किंग पॉपुलेशन इज की फॉर रीजनल और कंट्री डेवलपमेंट। तो इसलिए अगर जैसे कि इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिवाइडेंट है इस कंट्री के फेवरेबल है, इसलिए इंडिया का डेवलपमेंट अब धीरे धीरे काफ़ी तेज़ गति से बढ़ रहा है, ग्रोथ रेट इसकी बढ़ रही है। बजाय अगर हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज़ की, जहाँ की एजिंग पॉपुलेशन के कारण वहाँ का जो डेमोग्राफिक डिवाइडेंट है अब उनके फेवरेबल नहीं है, इसलिए उनकी ग्रोथ रेट अब कम हो गई है। फिर हम बात करते हैं सोशल एंड ह्यूमन कैपिटल की। सोशल पीस एंड अ लार्ज सोशल नेटवर्क आर की टू सोशल कैपिटल, यानी कि किसी भी जगह के रीजनल डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे सोशल पीस होना ज़रूरी होता है, सामाजिक शांति होना। बिकॉज सोशल एंड ह्यूमन कैपिटल इज़ द पाइवेट फॉर रीजनल डेवलपमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ह्यूमन कैपिटल या सोशल कैपिटल। जैसे कि केरला इज़ मोर डेवलप्ड देन बिहार बिकॉज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। फिर हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। जैसे कि हम सबको ही पता है कि किसी भी रीजन का डेवलपमेंट होने के लिए वहाँ पे नेचुरल रिसोर्स का होना ज़रूरी है। मिनरल रिसोर्सेज को हम किसी भी स्थान से कैरी कर सकते हैं या मंगवा सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक नेचुरल रिसोर्स होना ज़रूरी होता है, जैसे वाटर है, सॉइल है या माइल्ड क्लाइमेट है, जो कि डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड थ्योरी की, जो कि एक्सपोर्ट बेस्ड थ्योरी। तो इसमें बोला गया कि किसी भी रीजन के डेवलपमेंट के लिए रीजन को कैपेबल होना चाहिए वहाँ के गुड्स और सर्विस को ज़्यादा प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करने के लिए, यानी जो रीजन अपने गुड्स और सर्विसेज को ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है वो रीजन उतना ज़्यादा प्रोस्परस होता है। जैसे कि केरला शुरू से ही वहाँ पे केरला शुरू से ही डेवलप रहा है मिडिवल टाइम से, क्योंकि शुरू से ही स्पाइसेस का एक्सपोर्ट करते आ रहा है। और प्रेजेंट टाइम में भी केरल एक बहुत डेवलप स्टेट है, क्योंकि अभी भी वो सर्विस का एक्सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा बात करें सिंगापुर की, प्राइवेट लोकेशन है सिंगापुर, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जो मेन सी रूट, ट्रेडिंग सी रूट पे वो लोकेटेड है, जिसके कारण वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रोस्पर और डेवलप होगा। उसी की बात करें अगर हम इंडिया के कोस्टल स्टेट की बात करें तो वो ज़्यादा डेवलप है कंपेयर टू लैंडलॉक स्टेट। जैसे कि हमें पता है बिहार है या उत्तर प्रदेश है, ये सब लैंडलॉक स्टेट है, तो ये उतने डेवलप नहीं जितने कि भारतीय कोस्टल स्टेट है, जैसे कर्नाटक हो गया या महाराष्ट्र हो गया, क्योंकि ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं तो इसलिए इनका एक्सपोर्ट बेस फेवरेबल है। फिर हम बात करते हैं रीजनल मल्टीप्लायर थ्योरी की। ऐसे हम बोला गया ग्रोथ मल्टीप्लाइज ग्रोथ, यानी कि जो रीजन डेवलप है वही डेवलपमेंट करेगा और जो लेस डेवलप है वो लेस डेवलप ही रहेगा। जैसे कि बोला गया कि ग्रोथ इन स्टील प्लांट नीड मोर मशीनरी एंड मोर मशीनरी नीड मोर स्टील, यानी कि जो स्टील प्लांट होता है उसे ग्रोथ करने के लिए ज़्यादा मशीनरी की ज़रूरत है और ज़्यादा मशीनरी डेवलप करने के लिए हमें स्टील की ज़रूरत है। तो यहाँ पे एक साइकिल बन जाता है। इसी प्रकार अगर किसी रीजन का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है तो उसे और ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी और ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। तो यहाँ पे भी एक लूप बन जाता है, एक साइकिल बन जाता है। तो बेसिकली इसलिए जो रीजन ज़्यादा डेवलप हैं पहले से वो और ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं, और जो लेस डेवलप है वो आज भी लेस डेवलप ही बने हुए हैं। अब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ क्यूमुलेटिव कोजेशन, जो कि गुरनाल मिडराल द्वारा दी गई थी। मिडराल बोलते हैं कि जो कि इकोनॉमिक इवेंट होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, यानी कि अगर मान लो एक ज्योग्राफिकल एरिया है और वहाँ पे कई सारे ग्रोथ सेंटर हैं तो वो आपस में इंटरडिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड होंगे। यानी कि जैसे मान लो एक ग्रोथ सेंटर है, वहाँ के उसके कोर का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाते तो शुरुआत में उसके पेरीफ्री वाले रीजन में डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि वो एक सक्शन पंप की तरह काम करेगा, जिससे कि जो मार्जिनल रीजन है वहाँ से कैपिटल हो गई, रॉ मटेरियल हो गए, ब्रेन्स हो गए, वो सब कोर की तरफ फ्लो होगा उनका। लेकिन धीरे धीरे जब उस ग्रोथ सेंटर के कोर का डेवलपमेंट हो जाएगा अच्छी तरह से, तो उसके बाद उसका पेरीफ्री वाला रीजन भी डेवलप हो जाएगा। तो इस प्रकार जो ये आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं।
इसलिए कुणाल मिडाल ने बोला भी था कि इफेक्ट इन वन इवेंट इज कोज बाय अ चेंज इन अदर इवेंट, इट्स कंप्लीट्स द साइकिल एंड दिस इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव कॉजेशन। यानी कि किसी भी एक इवेंट में जो इफेक्ट होता है वो दूसरे इवेंट में चेंज होने के कारण होता है, जिससे एक साइकिल बनता है, जिसे क्यूमुलेटिव कॉजेशन बोला जाता है। मिडाल द्वारा क्यूमुलेटिव कॉजेशन की थ्योरी वेस्टर्न कंट्रीज़ के डेवलपमेंट की ऑब्जर्वेशन के बेस पे दी गई थी। उसने बोला था कि वेस्टर्न कंट्रीज डेवलप सर्विस सेक्टर इकोनॉमी फ्रॉम सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इकोनॉमी। और मिडाल ने ये भी बताया था कि कुछ लोकेशनल एडवांटेज के कारण कुछ ग्रोथ सेंटर कुछ ज़्यादा तेज़ गति से ग्रो कर गए हैं और ग्रो करने के बाद एक सक्शन पंप की तरह काम करते हैं, एंड आफ्टर दैट इट प्रोवाइड्स अ बेटर रिटर्न टू द इन्वेस्टर, हैंस इट सक्स। अब क्योंकि मैंने पहले बताया ये एक सक्शन पंप की तरह वर्क करते हैं, तो ये अपने आसपास के सराउंडिंग लोकेशन से कैपिटल और बेस्ट रॉ मटेरियल को अपनी ओर खींच लेते हैं। इसके अलावा इट प्रोवाइड्स बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, ये बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं बेस्ट ब्रेन्स को या प्रोफेशनल्स लोग जो सराउंडिंग लोकेशन से आते हैं, और ये अच्छी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे स्कूलिंग हो गई, हॉस्पिटल हो गई या कम्युनिकेशन हो गया, एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग लोकेशन। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि दीज ग्रोथ सेंटर कीप ग्रोइंग एट द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग ग्रोथ, यानी कि सराउंडिंग ग्रोथ इससे सराउंडिंग लोकेशन की ग्रोथ इससे कारण नहीं हो पाती है, और उसकी ग्रोथ के उस पर ही उसकी कॉस्ट पे ही यहाँ के कोर का डेवलपमेंट होता है, जिसके कारण जो सराउंडिंग लोकेशन है वहाँ पे ना ही कोई रिसोर्स बचता है, ना ही कैपिटल बचती है और ना ही रॉ मटेरियल बचता है, और वो अनडेवलप रह जाता है, जिससे रीजनल इम्बेलेंस होता है। अब क्योंकि ग्रोथ सेंटर अपने आसपास से रॉ मटेरियल कैपिटल वगैरह सब कुछ अपनी ओर खींच लेते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, और डेवलप होने के बाद यहाँ बड़े स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाती है, जिससे यहाँ पे एक एग्लोमरेशन फैक्टर से कारण यहाँ पे जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है। और इसके अलावा क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें यहीं पे अवेलेबल होती हैं, ज़्यादातर जो भी एग्लोमरेशन फैक्टर के कारण हर इंडस्ट्री यहाँ पे लोकेट होती है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाती है, जिससे कि प्रोडक्शन की कॉस्ट अपने आप डिक्रीज़ हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि बैकवॉश इफेक्ट क्या है। तो बैकवॉश इफेक्ट है पुलिंग ऑफ ऑल डायनामिक्स एलिमेंट टू द ग्रोथ सेंटर फ्रॉम द सराउंडिंग लोकेशन इज कॉल्ड द बैकवॉश इफेक्ट। यानी कि जितने भी डायनामिक एलिमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कैपिटल, रॉ मटेरियल, बेस्ट ब्रेन्स, या जो भी इसके अलावा फैसिलिटी वगैरह जो भी सराउंडिंग लोकेशन से उसका जो फ्लो है वो ग्रोथ सेंटर की ओर होने लगता है, इसी को बैकवॉश इफेक्ट बोला भी जाता है। अब हम इसके बाद बात करते हैं स्प्रेड इफेक्ट की। तो जैसा कि मैंने बोला कि जो ग्रोथ सेंटर होते हैं ये एक सक्शन पंप की तरह वर्क करते हैं, तो जिससे कारण ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं अपने सराउंडिंग लोकेशन से कैपिटल ब्रेन रॉ मटेरियल वगैरह लेके। लेकिन जब ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, एक बिग सिटी के रूप में बदल जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे पोल्यूशन और कंजेशन की प्रॉब्लम बढ़ने से यहाँ पे जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है डिक्रीज़ करना शुरू करती है। इट लीड्स टू पुलिंग आउट द रिसोर्सेज फ्रॉम बिग सिटीज़, जिससे यहाँ से जो रिसोर्स है या फिर यहाँ पे जो रिच पीपल है वो यहाँ से हट के सराउंडिंग एरिया में जाके रहने लगते हैं, पेरीफ्री वाले रीजन में, और वहाँ पे सैटेलाइट टाउन्स डेवलप हो जाते हैं। इसी को स्प्रेड इफेक्ट बोला जाता है। जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के आसपास गुड़गांव, नोएडा, गाज़ियाबाद डेवलप हो गए, तो इस प्रकार ग्रोथ सेंटर के आसपास सैटेलाइट टाउन डेवलप हो जाते हैं। इसी के कारण सराउंडिंग एरिया भी डेवलप हो जाते हैं। मिडाल ने अपने डेवलपमेंट के मॉडल में 4 स्टेजेस बताई हैं, जो कि इस प्रकार हैं। ये चारों स्टेज किसी भी कंट्री और रीजन के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। पहला स्टेज है नो इंटीग्रेशन, यानी कि कोई एक ज्योग्राफिकल एरिया है, वहाँ पे जितने भी रीजन है वो सब इक्वली डेवलप होंगे, वहाँ पे कोई इंटीग्रेशन नहीं है, और यहाँ पे कोई भी फास्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन भी अवेलेबल नहीं होता है, यानी कम्युनिकेशन के अच्छे साधन नहीं मिलते हैं। सेकंड स्टेज आती है डिफ्रेंशिएशन की, जिसमें अर्बन एरिया ज़्यादा स्प्रेड करने लगते हैं, ज़्यादा ग्रो करते हैं या ज़्यादा तेज़ गति से डेवलप होने लगते हैं, और इसके अंदर हमें बैकवॉश इफेक्ट देखने को मिलता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है क्या होता है। फिर तीसरे स्टेज की बात करें तो इसे कहते हैं डिस्पर्जन स्टेज। इसके अंदर स्प्रेड इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर कोर से पेरीफ्री की और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो बढ़ने लगती हैं, रॉ मटेरियल, कैपिटल, ये सब धीरे धीरे पेरीफ्री की ओर जाने लगता है और वहाँ पे सैटेलाइट टाउन डेवलप होने लगते हैं।
और जो चौथा स्टेज है वो है इंटीग्रेशन का, जिसके अंदर सारे जो रीजन होते हैं वो इक्वली डेवलप होते हैं, उनके बीच एक फास्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता है और और सारे के सारे रीजन काफ़ी ज़्यादा डेवलप होते हैं। यहाँ पे रीजनल इम्बेलेंस नहीं होता है। और इसके अंदर बिग सिटीज़ में जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देती है और रिसोर्स बेस भी डिक्लाइन होने लगता है बिग सिटीज़ का। तो ये थी 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट गिवन बाय द गुरनाल मिर्डाल। अब हम बात करते हैं फ्राइडमैन की थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट की। फ्राइडमैन के अकॉर्डिंग कुछ रीजन ज़्यादा तेज़ गति से डेवलप हो गए बिकॉज ऑफ सम फेवरेबल रीजन्स, एंड उनके जो कोर थे वो ज़्यादा डेवलप हो गए बजाय पेरीफ्री के। जो पेरीफ्री थी वो अनडेवलप्ड ही थी। एज पर फ्राइडमैन देयर आर 4 स्टेजेस इन रीजनल डेवलपमेंट। तो फ्राइडमैन ने भी 4 स्टेज दी थी रीजनल डेवलपमेंट की, जो कि कुछ मिर्डाल जैसी ही हैं, जैसे कि प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी, development of core and periphery, dispersion of economic activities in the periphery region and the emergence of spatial integration। तो हम फर्स्ट बात करें प्री इंडस्ट्री सोसाइटी की, तो जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले की सोसाइटी की इसमें बताई गई है कि जब कोई भी इंडस्ट्री नहीं थी। फिर इसमें अंदर एग्रीकल्चर सोसाइटी थी, उस समय लैंडलॉर्ड इन्फ्लुएंस होता था, यानी कि ज़मींदार होते थे ज़्यादातर और उन्हीं के खेतों में जो गरीब किसान होते थे वो सब काम वगैरह करते थे। और इस स्टेज में कोई भी रीजनल इम्बेलेंस नहीं था, यानी कि सारे जो रीजन थे वो इक्वली डेवलप थे बिकॉज ऑफ नो इंडस्ट्रियलाइजेशन। और यहाँ पे कोई भी कोर और पेरिफेरी का डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुआ था। और अगर हम बात करें सेकंड स्टेज की, तो इसके अंदर कोर एंड पेरिफेरी का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। जो कोर एरिया थे ग्रोथ सेंटर्स के, वहाँ पे इकोनॉमिकल प्रोग्रेस स्टार्ट हो गई थी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट स्टार्ट हो गई थी, इनोवेशन होने लगे थे, इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होने लगी थी और गुड्स एंड सर्विसेज और कम्युनिकेशन की फैसिलिटी ज़्यादा डेवलप हो गई थी। और इनका जो बात करें सोर्स की, तो जो पेरिफेरी एरिया था वो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल और लेबर था, जहाँ से सारा का सारा रॉ मटेरियल और कैपिटल इस कोर की तरफ फ्लो होता था, जिससे कोर का डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा तेज़ गति से हुआ। फिर हम बात करें थर्ड स्टेज की, जो कि है डिस्पर्जन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टू द पेरिफेरी। इसके अंदर अब कोर से पेरिफेरी रीजन की और इकोनॉमिक एक्टिविटी का डिस्पर्जन स्टार्ट हो गया, जो स्प्रेड इफेक्ट होता है वो स्टार्ट हो चुका था। अब क्योंकि जो कोर है वो केवल सारी डिमांड अकेला फुलफ़िल नहीं कर सकता था, इसलिए जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी, वो पेरिफेरी रीजन में भी स्टार्ट हो गई और जिससे पेरिफेरी रीजन का भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था इस स्टेज में। इस स्टेज में हमें कई सारे सैटेलाइट टाउन भी उभर के सामने आए। फिर हम बात करते हैं फोर्थ स्टेज की, जो कि है द इमरजेंस ऑफ स्पाशियल इंटीग्रेशन। अगर हम इस स्टेज की बात करें तो इस स्टेज में पेरिफेरी नाम का लगभग कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहता है, क्योंकि जो कोर और पेरिफेरी लगभग दोनों का डेवलपमेंट इक्वली हो जाता है, तो रीजनल इम्बेलेंस नहीं होता है। इसलिए हम इक्वली एक ही एरिया वो काउंट होते हैं, वहाँ पे ना कोई कोर होता है ना कोई पेरिफेरी होती है। इक्वल डेवलपमेंट के कारण पूरा रीजन सेम हो जाता है और इंटरडिपेंडेंस हो जाता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि आखिर रीजनल डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है, इसकी स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाती है। तो जैसा कि बताया गया है कि रीजनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी इज यूज टू डू ओवरऑल इक्वल डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन, यानी कि किसी रीजन का ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए हमें रीजनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी बनानी ज़रूरी, ताकि हम रीजनल इम्बेलेंस को हटा सकें और वहाँ पे जो भी डेवलपमेंट डिस्पेरिटी है किसी रीजन में या कोई इकोनॉमिक डिस्पेरिटी है तो उसे रिमूव किया जा सके। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि रीजनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी में इंक्लूड करते हैं, वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रीजन, मैपिंग एंड लिस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन द रीजन, थर्ड हैगा मैपिंग एंड लिस्टिंग द प्रॉब्लम्स एग्जिस्टिंग इन द रीजन, फोर्थ है मेकिंग पॉलिसी एंड प्लानिंग, फिफ्थ है इवेल्युएटिंग द एनवायरनमेंट इफेक्ट्स ऑफ प्लानिंग, सिक्स्थ है इम्प्लीमेंटेशन, सेवन्थ है मिड टाइम रिव्यू, एट है पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन चेंजेस बेस्ड ऑन द मिड टाइम रिव्यू, नाइन्थ है फीडबैक और टेंथ है इम्पैक्ट एनालिसिस। ये सारे के सारे पॉइंट रीजनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी में इंक्लूड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेस पे कोई भी स्ट्रेटजी बनाई जाती है रीजनल इम्बेलेंस को हटाने के लिए या डेवलपमेंट डिस्पेरिटी को ख़त्म करने के लिए। तो आइए फर्स्ट फैक्टर की बात करें, जो कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ रीजन। तो इसमें हम पहली बार हम रीजन को आइडेंटिफाई करते हैं जिसकी हमें प्लानिंग करनी है। जैसे हम देखते हैं वो कोई हिली एरिया है या कोस्टल एरिया प्लानिंग है
या आइलैंड प्लानिंग रीजन है, या लिस्ट डेवलप रीजन है, या हो सकता है वो इकोनॉमिक बैकवर्ड एरिया हो, जैसे बीमारू स्टेट है इंडिया के, या सोशल बैकवर्ड एरिया भी हो सकता है, वो कोई फ्लड प्रोन या अर्थक्वेक प्रोन एरिया भी हो सकता है, या कोई साइक्लोनिक रीजन भी हो सकता है। तो फर्स्ट स्टेज में हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी रीजन को जिसकी प्लानिंग करनी है। सेकंड स्टेज में हम उस रीजन को आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी मैपिंग करते हैं और वहाँ पे जो जो रिसोर्स अवेलेबल है उसे लिस्ट करते हैं कि किस किस टाइप की रिसोर्स उस रीजन में, पर्टिकुलर रीजन में अवेलेबल है। जैसे कि लैंड रिसोर्स हो सकते हैं, टोपोग्राफी, वाटर रिसोर्सेज एंड लोकेशन, फॉरेस्ट, मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्स हो सकते हैं, कैपिटल या डेमोग्राफिक डिवाइडेंड उस रीजन का कैसा है। तो हम इन सबको लिस्टिंग कर लेते हैं उसकी। एक बार रिसोर्स की लिस्टिंग होने के बाद फिर हम उस रीजन की प्रॉब्लम्स को लिस्ट करते हैं, मैप करते हैं कि वहाँ पे आखिर कौन कौन सी प्रॉब्लम प्रिवेल होंगी। जैसे कि रिसोर्स स्केर्सिटी हो सकता है, या लोकेशन डिसएडवांटेज से, या इनएक्सेसिबिलिटी ऑफ पोर्ट या रिवर, या लेकिंग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, पॉपुलेशन डेंसिटी, अनएम्प्लॉयबिलिटी, या रिलीजियस इंटॉलरेंस भी हो सकता है वहाँ पे। तो हम इन सारी प्रॉब्लम्स को एक लिस्टिंग कर लेते हैं इनकी। उसके बाद अगर हम फोर्थ फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे पॉलिसी बनाना, अप्रोच और प्लानिंग की बात की जाती है। अब प्लानिंग भी कई तरह की होती है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग जो कि 5 ईयर प्लान हो सकता है, जो कि इंडिया में भी 1951 में पहली बार लागू किया गया था, या उसके बाद 3rd ईयर प्लान हो सकता है, या 1 ईयर प्लान हो सकता है। सेकंड बात करें तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, जो कि 15 ईयर हो सकती है, 20 ईयर हो सकती है, 30 ईयर भी हो सकती है। फिर हम बात करें अप्रोच की कि जब हम इन प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो ये सेंट्रलाइज हो सकती है, यानी कि सेंट्रल इसे पूरा का पूरा गवर्न करेगी, क्या कंट्रोल करेगी, या डिसेंट्रलाइज हो सकती है जिसके अंदर स्टेट का भी कंट्रीब्यूशन होगा, या टॉप टू डाउन हो सकती है, यानी कि पहले टॉप पे डेवलपमेंट करो उसके बाद डाउन, या फिर ये बॉटम टू अप हो सकती है। इसके अंदर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी हो सकता है, या एनजीओ पार्टिसिपेशन भी हो सकता है, या फिर हो सकता है प्योरली गवर्नमेंट फंडेड ही हो, या फिर प्योरली प्राइवेट फंडेड भी हो सकती है, या इसके अंदर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप भी हो सकती है। तो अप्रोच किसी भी प्रकार की हो सकती है, वो डिपेंड करते हैं कि वो रीजन कैसे, वहाँ पे कौन कौन से रिसोर्स अवेलेबल है और किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स वहाँ पे हैगी। फिर हम बात करते हैं इवेल्युएशन ऑफ एनवायरनमेंट इफेक्ट्स, यानी कि अगर हम किसी रीजन की प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि डेवलपमेंट के साथ एनवायरनमेंट भी इम्पोर्टेंट है, दोनों साथ में होना चाहिए। वी डू नॉट वॉन्ट डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट लॉस, यानी कि हम नहीं चाहते कि हम केवल डेवलपमेंट के चक्कर में अपने इन्वायरमेंट की बहुत ज़्यादा हानि कर दें, क्योंकि एनवायरनमेंट भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना डेवलपमेंट, बल्कि एनवायरनमेंट उससे ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। हमें क्लीन एयर भी चाहिए, हमें वाटर चाहिए, हमें लैंड भी चाहिए। तो इसलिए ये ध्यान रखा जाता है प्लानिंग करते समय कि इसके एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या है, इससे कोई ज़्यादा एनवायरनमेंट को लॉस तो नहीं हो रहा है। फिर इसके अलावा बात करें तो हम सोशल और पॉलिटिकल इफ़ेक्ट भी इवेलुएट करते हैं। हम देखते हैं कहीं किसी रीजनल प्लानिंग से कहीं इससे सोशल और पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा है, या कहीं पे कोई सोसाइटी की कोई पीस तो डिस्टर्ब नहीं हो रही है, या क्वालिटी ऑफ पीपल जो उस रीजन में रहते हैं वो तो कहीं से डिक्रीज़ नहीं हो रही है। क्योंकि हम प्लानिंग करने का हमारा पर्पज़ ही यही होता है कि किसी भी रीजन के जो पीपल की लाइफ ऑफ क्वालिटी है वो इंक्रीज़ करे, वो इम्प्रूव करे उस इकोनॉमिक प्लानिंग की वजह से। अगर प्लानिंग सब सही रहती है, सारी इवेल्यूशन करने के बाद सब कुछ सही रहता है, उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम मिड ईयर रिव्यू भी करते हैं, देखने के लिए क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं, क्या वो प्लानिंग उस तरह से काम कर रही है, क्या जो हमने गोल या टारगेट सेट किए थे ऑब्जेक्टिव्स वो हम अचीव कर पा रहे हैं या नहीं। तो एक मिड ईयर रिव्यू भी होता है, और उसके बेस पे अगर उसमें कुछ हमें प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, करनी पड़ती, तो हम उसमें प्लानिंग में या इम्प्लीमेंटेशन में कुछ चेंज भी कर सकते हैं। स्ट्रेटजी हम अपनी अलग कर सकते हैं या बना सकते हैं दूसरी स्ट्रेटजी भी, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फीडबैक की। तो फीडबैक फॉर्म के द्वारा ले सकते हैं, चाहे हम पब्लिक से लें या एक्सपर्ट से लें या कोई एनजीओ से लें या फिर कम्युनिटी से भी ले सकते हैं फीडबैक। फिर हम बात करते हैं लास्ट एनालिसिस ऑफ द इम्पैक्ट की, यानी कि आखिर इसके क्या क्या इम्पैक्ट रहा इस रीजनल प्लानिंग के या जो पॉलिसी हमने बनाई थी। तो हम पहले चेक करते हैं कि जो वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल है वो पहले कैसी थी और बाद में कैसी है, जैसे कि एचडीआई। फिर हम एनवायरनमेंट भी कंपेयर करते हैं कि पहले एनवायरनमेंट की क्वालिटी क्या थी और अब क्या है प्लानिंग के बाद। फिर हम इनइक्वालिटी भी चेक करते हैं कि रीजन में अब इनइक्वालिटी तो नहीं है। फिर हम सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल इम्प्रूवमेंट भी चेक करते हैं। तो कई सारे हम इम्पैक्ट को एनालाइज करते हैं प्लानिंग के कारण कि वो पहले कैसे थे और अब कैसे है।
और अगर हम रीजनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए हमें 3 डायमेंशन को बैलेंस करना ज़रूरी होता है, जो कि है प्रॉफिट, प्लेनेट और पीपल। पीपल का मतलब है सोशल डायमेंशन, और प्लेनेट का मतलब है इन्वायरमेंट डायमेंशन, और प्रॉफिट का मतलब है इकोनॉमिक डायमेंशन। दीज थ्री मेन डायमेंशन मस्ट बी बैलेंस फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, जैसा कि हमने देखा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो इन्वायरमेंटल डायमेंशन था उसे बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर दिया गया था, और ड्यू टू दिस मेनी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इशूज इन द वर्ल्ड आज भी हम फेस कर रहे हैं। कई सारे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इशूज हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, प्लास्टिक वेस्ट एक्सेट्रा। तो इसलिए हमें ये ध्यान देना जरूरी है कि इन तीनों डायमेंशन को हम इक्वली बैलेंस करके चलें, ताकि हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएँ। Because in the long run damage in the environment directly cost economic growth। इसलिए हमें environment का भी उतना ही ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि रीजनल प्लानिंग के दौरान कौन कौन से इन्वायरमेंटल इशूज़ हमारे सामने आते हैं, हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हो सकता है इन्वायरमेंट पोल्यूशन, या वाटर, एयर या सॉइल पोल्यूशन भी हो सकता है। क्लाइमेट चेंज भी देखने को मिल सकता है, या एसिड रेन, फ्लड, लैंडस्लाइड एंड ड्राउट जैसी भी कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। या फिर हो सकता है लार्ज स्केल सेटलमेंट एंड माइग्रेशन ड्यू टू फ्लड, ड्राउट एंड सबमर्जेंस ऑफ लैंड। तो कई तरह के हमें इन्वायरमेंट इशूज़ देखने को मिलते हैं रीजनल प्लानिंग के दौरान। और ये जो इन्वायरमेंट इशूज़ होते हैं ये फॉल्टी रीजनल प्लानिंग के कारण होते हैं। कई बार होता है कि हमारी रीजनल प्लानिंग में हम सही से उसे स्ट्रेटेजी नहीं बना पाते, सही से हम इन्वायरमेंट को अगर हम ध्यान नहीं रखते इन्वायरमेंटल डायमेंशन का, तो ये इन्वायरमेंटल इशूज़ हमारे सामने आते हैं। जैसे कि अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो अगर हम केवल प्रोडक्शन के लिए हम वहाँ पे ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं या केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं, तो वो इन्वायरमेंटल इशू बन जाता है, क्योंकि उससे सॉइल की फर्टिलिटी लॉन्ग टर्म में ख़त्म हो जाती है और इन्वायरमेंट पे उसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। या हम कोई रिवर प्रोजेक्ट की बात करें, जैसे कि कोई बड़े डैम का कंस्ट्रक्शन करना है या रिवर वाटर डाइवर्ट होता है इससे, तो ये भी एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल इशू बन जाता है। या फिर डिस्पोजल ऑफ अनट्रीटेड सीवेज की बात करनी हो, या माइनिंग इन हिली एरियाज़। अगर हम किसी हिली एरिया में माइन करते हैं तो वहाँ पे रिवर में सिल्टिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जो रिवर का बेड हैगा वो उसकी थिकनेस बढ़ जाती है, जिससे रिवर ओवरफ्लो करने लगती है। या फिर डिफॉरेस्टेशन जैसी प्रॉब्लम है, या ओवर पॉपुलेशन है, तो हमें कई तरह के इन्वायरमेंट इशूज़ देखने को मिलता है अगर हमारी फॉल्टी रीजनल प्लानिंग है। तो इसलिए हमें ये सब ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। थैंक यू।